स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न मैथ विद आरती देवी के चैनल पर हमारे। तो हम नवोदय विद्यालय का हमने फ्रैक्शन जो थर्ड चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर दिया। उसके हमने शायद 2-3 पार्ट डाले हैं जिसमें हमने वो पॉइंट लिखे हुए हैं। अब इसमें हम 4 चैप्टर करेंगे। 4 चैप्टर में क्या है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ाएंगे फैक्टर, उनके और मल्टीपल और उनकी प्रॉपर्टीज, मतलब गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। तो 4th चैप्टर है गुणनखंड, गुणनखंड, गुणज, गुणनखंड, गुणज उनके उनके गुण। ठीक है, कुछ उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं। गुणनखंड को क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। और गुणज को क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल। और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? अरे प्रॉपर्टी, गुण को बोलते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। तो हम इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे? फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? ठीक है, फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है? मतलब ऐसी कोई संख्या जिसमें कि यदि कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी विभाजित होती है, कोई भी उसमें शेषफल नहीं बचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गुणनखंड। कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी विभाजित होती है, अर्थात कोई शेषफल नहीं बचता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ये तो हमने ऐसी डेफिनेशन लिखा दी है। इसका मतलब जो मेन चीज़ है, इस लैंग्वेज को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे समझेंगे वो चीज़ मेन है, क्योंकि क्वेश्चन तो मतलब मैथ में थोड़ा समझना होता है, बाकी ये डेफिनेशन तो नहीं आती लिखने की। जैसे फैक्टर क्या होते हैं वो चीज़ को तो जैसे जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जैसे 6 हमने 6 के गुणनखंड लिख दिए। क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो यहाँ पे वो जो कह रहे हैं ना कि कोई संख्या ये हो गई, जैसे 2, यदि दूसरी संख्या से, अच्छा नहीं, कोई संख्या ये होगी 6, कोई संख्या यदि दूसरी संख्या कौन है? ये जैसे 2 है, तो उससे अगर पूरी विभाजित हो रही है और उसमें कोई भी शेषफल उसका नहीं बच रहा, मतलब शेषफल 0 आ रहा है, तो वो संख्या का क्या होगा? फैक्टर होगा। तो 2 इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। जब हम 6 में देखो 2 का भाग देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा और 0 शेषफल बचेगा। तो ऐसे ही हमने कोई संख्या को फिर तो हम ये कह सकेंगे कि 2 जो है वो 6 का गुणनखंड है, 3 जो है वो भी 6 का गुणनखंड है, क्योंकि जब हम 6 में 3 का भाग देंगे तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाती, 0 शेषफल बचता है। 6 को जब हम 6 से भाग देते तो इस प्रकार से जो 6 के गुणनखंड वो क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। ऐसे ही हम इसके जो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड में क्या होता है कि जैसे 6 का गुणनखंड हमें लिखना है, जैसे पूछ दिया जाए तो 6 के गुणनखंड ये तो होंगे ही होंगे, बट अगर जैसे कह दिया जाए इन 2 का मल्टीपल भी देखो ये लिखा गया है 6, तो 1 हो गया गुणनखंड, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और फिर इन 2 का मल्टीपल करके भी हमने लिख दिया, तो ये गुणनखंड हो गया 6। ठीक है, और जैसे कि 4 का नहीं, चलो 12 का लिखते हैं। ठीक है, 12 का जैसे गुणनखंड लिखना है तो 1 हमने लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया हैं, 3 लिख दिया, 3 हो गया इसका गुणनखंड है। और इसका क्या होता है? इसका मल्टीपल भी लिख देंगे, 1 6 हो गया, 2 3 6 इसका गुणनखंड है। और फिर लिखेंगे इसका 12 भी एक गुणनखंड है।
और 6 दूनी 12 इसका मल्टीपल हो गया। हाँ, बस इतने ही होंगे इसके गुणनखंड। तो कितने हो गए 1 2 3 6 12। मतलब हम गुणनखंड जो होते हैं वो अभी जब आगे पढ़ाएंगे एक अभाज्य गुणनखंड, तब वहाँ पे हम दोनों का मतलब हमारा कहने का मतलब था जो हम बताना चाह रहे, तो वो हम अभी इसलिए नहीं बता पा रहे आई होप, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टर बताएंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होता और गुणनखंड क्या, तो तब हम उन दोनों में डिफरेंस वहीं पे बता देंगे। तो अभी बस आप इतना समझो कि इसके जैसे फैक्टर ये होंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद अब हम क्या बताएंगे, प्राइम अभाज्य संख्या बताएंगे। जैसे अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट हमें बताना है, या प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम जो पॉइंट लिखेंगे वही उसकी प्राइम नंबर की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। चलो यही लिख देते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमें बताना है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताएंगे वहीं पर उनका पॉइंट भी लिख देंगे। तो हम इसकी हिंदी में क्या, इसकी हिंदी क्या होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन ये लिखेंगे, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यही इसकी डेफिनेशन है। और इसको नहीं तो पॉइंट में भी बना सकते हैं कि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल अभी बताएंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे आप कैसे होते हैं इसके, वो प्राइम नंबर होंगे जिनके 2 गुणनखंड। अब जैसे हम पहला नंबर, अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो हमेशा याद रखने वाला है, इसको हमेशा याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे हम इसको समझाएंगे भी कि एक, जैसे एक जो है, बताइए आप लोग कि एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसका हम रीज़न देंगे क्यों नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। हम इसी के डेफिनेशन के आधार पर देंगे। तो जैसे हमने एक का गुणनखंड किया, एक का गुणनखंड क्या आया, एक का क्या गुणनखंड आया, 1 × 1 2 आया, क्योंकि एक का गुणनखंड एक तो एक स्वयं हो गया और एक और आ गया। 2 गुणनखंड होते हैं, और वो 2 गुणनखंड कौन होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर लिखना हो तो एक वो स्वयं नंबर, 2 गुणनखंड कौन कौन होते हैं यहाँ पे 2 गुणनखंड, एक हमेशा एक होगा और क्या है कि वो स्वयं संख्या होगी। ठीक है, 2 गुणनखंड वो कौन होंगे, एक होगा और एक वो स्वयं खुद संख्या होगी, बस उससे ज़्यादा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे एक तो है ही है और एक वो स्वयं नंबर, तो एक आ गया, एक ये स्वयं नंबर हो गया। तो यहाँ पे बट यहाँ पे वो जो 2 गुणनखंड होते हैं वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ पे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। बट यहाँ पे सेम है, इस वजह से हम कहेंगे कि एक का यहाँ पे 2 गुणनखंड नहीं है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक के 2 भिन्न भिन्न, एक के 2 भिन्न भिन्न, 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड नहीं है। एक के 2 भिन्न गुणनखंड नहीं है, एक के 2 भिन्न गुणनखंड नहीं है। एक के 2 भिन्न गुणनखंड नहीं है, क्योंकि और ऐसे ये भी हम बताएंगे। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 का लिखेंगे 2 एक अभाज्य संख्या है, फिर उसका हम रीजन भी देंगे कि ये क्यों है 2 एक अभाज्य संख्या है। तो 2 का हम कैसे प्राइम फैक्टर, इसके हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो 2 का 2 तो 1 से डिवाइड होता है और 2 खुद ही स्वयं से होता है, वही खुद जो संख्या है वो हो गई और 1 हो गया। तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं और दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो इसलिए ये लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट, चलो अब ये आ गया होगा समझ में। अभी हम इसके थ्रू एक पॉइंट इसके बारे में और लिखेंगे कि 2 एक अभाज्य संख्या है। तो बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी मतलब आ जाता है कंपटीशन में कि 2 एक कैसी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 एक सम
दो एक सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो एक अभाज्य सम संख्या भी है ना, इवन नंबर भी है ना। तो इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर तो आई होप आप लोगों को पता ही होंगे, और नहीं पता है तो हम बता देते हैं। सम संख्या क्या होती हैं? 2 होती है, 4 होता है, 6 होता है। अभाज्य संख्याएँ वो होती हैं जिनका हम 2 से डिवाइड, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो सारी संख्याएँ अभाज्य इवन नंबर होती हैं, सम संख्याएँ होती हैं। तो 2 एक सम अभाज्य संख्या है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं। तो प्राइम नंबर हमारे क्या क्या होते हैं? एक होता है 2, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। 2 हो गया, 3 हो गया, और 5 हो गया, 7 हो गया, फिर उसके बाद आ जाएगा 11 हो गया, 13 हो गया। ऐसे ही हम सारी ये प्राइम नंबर लिख देंगे। ये सारे क्या है? प्राइम नंबर है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो अब इसके बाद अब हम अगला चीज़ आगे बताएंगे, जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। अब हम उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में बात करेंगे। अभी हमने गुणनखंड की डेफिनेशन देख ली थी, अब हम करेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ये चलो यहाँ से लिख देते हैं, करेंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि दोनों संख्याओं का, यहाँ पे लिख लेंगे उभयनिष्ठ। देखो यहाँ से डेफिनीशन, इसकी जो डेफिनीशन है उसी से ही पता चल रहा है। इसका इंग्लिश में नाम क्या होगा? हम क्या बता रहे हैं? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है, देखो सबसे अच्छी है, किसी भी संख्या का फैक्टर लिख लो और फिर उन दोनों में जो कॉमन हो, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ हो, सेम सेम हो, वही हमारे हो जाएंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसकी डेफिनेशन क्या लेंगे? डेफिनेशन ये लिख लेंगे कि दोनों जिन संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का गुणनखंड समान हो, या फिर ऐसे लिख लेंगे अपनी भाषा में कि ऐसी संख्या जो दोनों गुणनखंड में हो, ऐसी संख्या जो दोनों गुणनखंड में हो। ऐसी संख्या जो दोनों गुणनखंड में हो। तो अब ये डेफिनेशन आपको उससे एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझना है, आप लोग यहाँ समझिएगा। जैसे हमें बताना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो हम जैसे यहाँ पे लिखेंगे 24 लिखेंगे, फिर उसके बाद हम 36 लिख लेंगे। ठीक है। तो इसमें हमें कॉमन फैक्टर बताना है। कौन सा है कॉमन फैक्टर? तो हम लिख लेंगे, सबसे पहले 4 लिख देंगे। जैसे 24 के क्या वो होते हैं? फैक्टर करेंगे 4 छम 24, और इधर पे लिख देंगे इसका 4 9 36। ठीक है। तो हमने देख लिया इसका कि जो कॉमन फैक्टर है वो दोनों में 4 ऐसा एक गुणनखंड है जो दोनों में आ रहा है। तो इसका फैक्टर ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 4 हो गया। 4 इसका क्या है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। लिख देंगे यहाँ पे 4 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। चार एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो बस जो दोनों में वही एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। उसके बाद अब हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभी तक हमने पढ़े थे उभयनिष्ठ गुणनखंड, अब हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। 1 मिनट। तो यहाँ पे पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर। तो अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करेंगे? किसी संख्या के यदि गुणनखंड अभाज्य तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पे किसी संख्या के
संख्या के गुणनखंड अभाज्य संख्या हो। किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य संख्या हो, ऐसे बना देंगे लैंग्वेज कि किसी संख्या का गुणनखंड यदि अभाज्य संख्या हो तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो वही कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे इसका, हाँ, अब हम जो चीज़ वहाँ पे बताने जा रहे थे कि जैसे अभाज्य गुणनखंड और एक हमने जो दोनों में डिफरेंस, जैसे कन्फ्यूजन होगा कि गुणनखंड में क्या अंतर होता है, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में क्या अंतर है, वो हम चीज़ अभी बताएं। तो पहले आप अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। जैसे हम 4 के हमें अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, इसके प्राइम फैक्टर, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इसका 1 हो गया, 1 हो गया, और इसका 2 हो गया। फिर उसके बाद हम इसमें, हाँ, अब ऐसी मतलब हम इसकी जो भी गुणनखंड करेंगे 4 के, ऐसी संख्या लिखेंगे जिसमें किसी का डिवाइड ना हो, हम ऐसी संख्या लिखेंगे। तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया 4 का। अब जैसे 6 का अगर हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसी कोई भी संख्या नहीं लिख रहे हैं जिसमें, सॉरी, हमने यहाँ पे क्या, 4 का हमने 1 2 लिख दिया था, तो यहाँ पे 2, 2 होगा। और इसके 6 के गुणनखंड क्या होगा, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। ठीक है, चाहे ऐसे मल्टीपल में लिख दो या इतने ऐसे लिख दो, 2 × 2 या 2 × 3, क्योंकि उसके मल्टीपल करने से ही तो ये 6 बना है, तो हम ये ऐसे लिख रहे हैं। फिर उसके बाद अब हम करेंगे 9 के जैसे गुणनखंड क्या है, 3 × 3, ये हो गया। क्योंकि हम यहाँ पे मतलब प्राइम नंबर लिख रहे हैं, क्योंकि 3 एक अपने आप में प्राइम नंबर है और ये भी 3 एक प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। जैसे हमें 18 लिखना है, 18 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 हमने लिख दिया, 2 3 6, 6 3 18, हम ऐसे लिखेंगे, ये होगा इसके प्राइम फैक्टर। क्योंकि हम यहाँ पे जब भी मल्टीपल में लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे उनकी प्राइम संख्याएँ लिख रहे हैं, प्राइम नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम इसी का, जैसे अगर हम 18 का अगर हम गुणनखंड लिखें, अभी इन्हीं दोनों में आप डिफरेंस देखना, जो हम बताना चाह रहे हैं मेन चीज़ है। जैसे हमने यहाँ पे ये क्या है, प्राइम फैक्टर है, इसका अभाज्य गुणनखंड हम लिख देंगे यहाँ पे, ये क्या है, प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर है। अब हम 18 का लिखेंगे गुणनखंड, यहाँ पे बस ये फैक्टर, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे वो संख्या भी आ जाएगी खुद, मतलब उसका मल्टीपल भी लिख दिया जाता है, जैसे 1 लिख दिया। ठीक है, ये तो प्राइम फैक्टर तो होंगे ही उसमें। जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, और फिर उसके बाद हमने इसका मल्टीपल लिख दिया, 2 3 6 भी लिख देंगे, फिर 3 3 1 9 भी लिख देंगे, 9 भी इसका गुणनखंड है। फिर हम एक इसको तीनों को गुणा करके लिख देंगे, 2 3 6, 6 3 18। तो इसके फैक्टर देखो कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर बस इतने ही होंगे। तो फैक्टर और प्राइम फैक्टर में क्या डिफरेंस हो गया कि मतलब हम यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर में ऐसे फैक्टर लिख रहे थे, ऐसे मल्टीपल लिख रहे थे कि जिसमें किसी भी संख्या का डिवाइड नहीं हो रहा था। अब जैसे इसमें 6 में देखो 2 का डिवाइड हो रहा है, इसमें देखो 3 का डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 6 का डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये फैक्टर हो गया और ये प्राइम फैक्टर। आई होप कि आप लोगों को प्राइम फैक्टर और फैक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो हम बस यही बताना चाह रहे हैं कि दोनों डेफिनेशन में क्या डिफरेंस होगा, और वो आप लोग एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। अब उसके बाद अब हम करेंगे क्या, मल्टीपल बताएंगे, गुणन। तो मल्टीपल में हम क्या करेंगे, किसी संख्या से पूरी किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या के गुणज कहलाती हैं। किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली किसी संख्या से पूरी
पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या की गुणज हैं। तो जैसे अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, जो डेफिनेशन में बोल रहे हैं उसको हम समझाएंगे। जैसे इसमें लिखा किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली, तो जैसे 10 है, ठीक है, 10 संख्या है, जो वो संख्या किससे हो रही है, 5 से डिवाइड हो रही है, पूरी विभाजित होने वाली किसी संख्या से, हमने 10 लिख दिया। किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली उस संख्या की गुणज होगी, तो उस संख्या की गुणज होगी, तो ये 10 किसका गुणज है, 5 का गुणज है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे 5 के गुणज हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल की 5 के गुणज हैं, 5 के गुणज हैं। तो सबसे अच्छी है बात, बस यही लिख लो, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, बस वही जो अभी हम टेबल याद करते हैं वही उसके मल्टीपल होते हैं। तो जैसे हम 5 का पढ़ा लिख देंगे पूरा टेबल, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, ऐसे डॉट 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 करके हम 5 के बहुत सारे मल्टीपल लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक। तो 5 के गुणज क्या होंगे, ये 5 होगा, 5 का गुणज, एक 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा। हम जितने चाहें उतने गुणज लिख सकते हैं। जैसे 6 के गुणज हैं, तो 6 के गुणज हम क्या लिख देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 चक्का 36, डॉट 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 डॉट। हम ऐसे 6 के गुणज, हम किसी के भी गुणज लिख सकते हैं ऐसे। तो अब हम करेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणज क्या है, उभयनिष्ठ गुणज। तो अब यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज की क्या होती है, कॉमन मल्टीपल। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, बस इसमें हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणज, देखो कॉमन मल्टीपल इसका नाम ही है। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, दो आपको कोई मल्टीपल लिखने हैं किसी भी संख्या के, और बस उसके बता देने हैं कौन से, जो दोनों संख्याओं में गुणज हो। बस अपनी भाषा में लिख लो कि जो ऐसी संख्या जो दोनों गुणज को, ऐसी संख्या जो दोनों गुणज को पूरी विभाजित करती हो। विभाजित करती हो, ऐसी संख्या जो दोनों गुणज को पूरी विभाजित करती है। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हम 6 के हम उभयनिष्ठ गुणज बताएंगे कौन कौन से हैं, और फिर एक हम ले लेंगे 4, ठीक है, 4 और 6 के हमें उभयनिष्ठ गुणज बताने हैं। तो हम 6 का सबसे पहले टेबल लिख लेंगे। 6 का हम 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 चक्का 36, 6 सते 42 है। अब हम 4 का लिख लेंगे। तो 4 का 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छम 24, 4 सत्ते 28। अब इसके हम उभयनिष्ठ देखेंगे। तो 4 और 6 के उभयनिष्ठ गुणज क्या हैं, एक तो देखेंगे ये मतलब गुणज नहीं है, ये भी नहीं है। 12 है, देखो उभयनिष्ठ गुणज 12 है। उभयनिष्ठ गुणज 12 एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणज है जो कि दोनों संख्याओं में है, 6 में भी है, 4 में भी है। फिर हम देखेंगे आगे और देखेंगे, तो अभी ये 18 है, ये 16 है, नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे ये एक जो 24 है, 24 ऐसा एक गुणज है जो कि दोनों संख्याओं में मिल रहा है। फिर ऐसे ही बस हम पढ़ते जाएंगे। तो हम मतलब इसके उभयनिष्ठ गुणज 4 और 6 के बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे 4 और 6 के उभयनिष्ठ गुणज 4 और 6 के उभयनिष्ठ गुणज 4 और 6 के उभयनिष्ठ गुणज 12, 24 हैं। तो हमने ये लिख लिया। ऐसे हम कितने भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को उभयनिष्ठ गुणज कॉमन मल्टीपल समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद अगला पॉइंट बताएंगे। अब कुछ पॉइंट ये जो है याद करने वाले पॉइंट हैं, जिनको नोट बना के लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नोट, जो मतलब याद रखने हैं आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे एक प्रत्येक संख्या का गुणज है। एक जो होता है
एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। एक जो होता है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे हमने 4 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 12 लिख दिया, तो देखो जब हम इसके गुणनखंड करते हैं तो 1 2 और यहाँ पे कितना 4 होता है, और इसके 12 के गुणनखंड अगर हमने लिखे 1 हो गया 2, तो एक सभी का होता है गुणनखंड। तो वही यहाँ पे पॉइंट बोला गया, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे 4 का यहाँ पे लिख देंगे 1 × 2 × 4। अब यहाँ पे लिख देंगे जैसे 6 का हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 6। तो एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। फिर उसके बाद अब हम अगला वाला करेंगे प्रत्येक, एक और हम पॉइंट लिखेंगे कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। चाहे ऐसे लिख सकते हैं कि स्वयं संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। प्रत्येक स्वयं संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। अभी इसको एग्जाम्पल से बताएंगे, समझाएंगे। प्रत्येक स्वयं संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। तो जैसे हमने लिख दिया 4, अब चलो कोई एग्जाम्पल, जैसे 7 लिख दिया। 7 का गुणनखंड अगर हम कहें तो 7 का गुणनखंड एक तो 1 हो गया, 7 हो गया। तो 7 देखो अपने स्वयं संख्या का गुणनखंड है। जैसे 12 हमने लिख दिया, चलो 15 लिख लेते क्योंकि 12 एग्जाम्पल हम ऊपर बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसका मल्टीपल 15 भी लिख। तो हमने देखो प्रत्येक वही संख्या, प्रत्येक स्वयं संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। ये देखो यही प्रत्येक स्वयं संख्या, ठीक है। तो वही है कि मतलब जो संख्या होती है उसका, अगर कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड वो स्वयं ही एक अपने आप में होती है। जैसे 24 का अगर हम गुणनखंड पूछें क्या 24 होगा, तो बोलेंगे यस, 24 का 24 ही गुणनखंड होता है। तो अपनी संख्या का वो खुद का गुणनखंड होता है। तो आप आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब अगला वाला पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट है। जैसे हम यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है, कोई नंबर है, इसको ध्यान से समझेंगे। कोई नंबर जैसे दिया गया है, ठीक है, उसके हमने गुणनखंड, उसके हमने प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे कोई एक संख्या दी गई थी जिसके हमने प्राइम फैक्टर किए P1 P2 P3, और इसकी पावर हमने मान ली x y z। मतलब P1 P2 यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ पर P1 P2 P3 आर प्राइम नंबर, जहाँ पर P1 P2 अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्याएं हैं और इनकी x y z का कुछ भी नहीं वो होता, वो बस पावर होती हैं। तो बस मेन कंडीशन ये होती है जहाँ पर P1 P2 P3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट बनेगा कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पे जैसे पूछ दिया जाए कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जैसे यहाँ पर पूछी जाए, तो हम यहाँ पे क्या, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, x + y + z हो जाएगा। मतलब जो इनकी पावर होंगी इन प्राइम नंबर की, वही इनको बस ऐड कर देंगे, वही हमारी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या। जैसे यहाँ पे पूछ दें कि उसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है,
कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी, जैसे ये वाला अगर क्वेश्चन बन जाए तो इसको हम ऐसे करेंगे, x+1 जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे और उसका आपस में मल्टीपल कर देंगे, y+1 इंटू z+1। तो ये हमारी हो जाएगी कुल गुणनखंडों की संख्या, सॉरी कितनी है ये नहीं लिखें, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी क्या हो जाएगा, x+1 इंटू y+1 z+1। तो ये अब हो गया होगा क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड हम एक वो एग्जाम्पल और बता देते हैं, जैसे कि हमें चलो एग्जाम्पल इससे समझ लेते हैं। जैसे इसमें 12 के हमें करने हैं, 12 के हमें क्या बताने हैं, हम सबसे पहले 12 के फैक्टर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 प्राइम फैक्टर इसकी लिख लेंगे, ऐसे P1 P2 जहाँ पे प्राइम, जैसे हम कर देंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3 12। हमने देखो P1 P2 यहाँ पे जो ये हैं ये क्या है, P1 P2 है, क्योंकि 2 3 प्राइम नंबर हैं और इनकी जो पावर है ये x y है और ये x है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हमारा क्या हो जाएगा, कुल, अब इसमें जैसे अगर पूछे जाए कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, और यहाँ पे एक दूसरा वाला क्वेश्चन बन जाए कि जैसे अगर पूछ दे कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, तो कुल अभाज्य गुणनखंड में हमने क्या बताया था, x+y+z हो जाता, तो जो इसकी पावर हो उसको ऐड कर देते हैं। तो 2+1 इसके कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 1 3 हो जाएंगे। और कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो हमने बोला था कि जो भी पावर हो उसमें 1 ऐड करके और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 के साथ 1 ये करेंगे तो कितना आ गया, 3 × 2 तो 3 6 आ जाएगा आंसर। तो कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 6। तो आई होप कि अब ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब ये गुणनखंड वाला जो चैप्टर था, गुणनखंड, गुणज और उनके गुण, ये जो हमने सारे पॉइंट बता दिए, इन पॉइंट से हमने ऐसे पॉइंट बताए इनसे अब सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। आप लोग उस एक्सरसाइज को करके देखिएगा, हमने ऐसे पॉइंट बताए हैं। चलो एक क्वेश्चन ऐसा बता दे रहे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इसको आप करना। 18 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 18 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 18 और 24 का गुणनखंड है, जैसे ये पूछा गया। तो एक तो तरीका ये है कि आप 18 और 24 के फैक्टर लिख लो और फिर उसके बाद देख लो कि 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आ रहता है, 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है, हमें संख्या बतानी है कितनी है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 18 के फैक्टर लिख लेंगे, 2 1 लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे और फिर यहाँ पे 3 भी होता है इसका, 2 3 6 भी होता है और 18 भी होता है, इतने होते हैं इसके। और फिर 24 के लिख लेंगे, 1 2 3 6 6 दूनी 12 भी होता है और फिर उसके बाद 24 भी होता है। हाँ, तो अब इसमें देख लेंगे कि इसके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनकी संख्या कितनी है। तो एक ये हो गई, एक ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया और एक इसका ये हो गया और एक इसका ये हो गया। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, कितनी है, 4 है। लिखेंगे इसमें आंसर क्या आएगा, इसका 4 आएगा। एक तो ये तरीका है और एक दूसरा तरीका ये है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हम 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे, इसका भाग विधि से ऐसे करके यहाँ पे ये HCF निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे, सबसे बड़ी संख्या हम ले लेंगे 6 का पारा पढ़ेंगे, 6 × 12 6 चौको 24,
ठीक है, हम ऐसा एक मल्टीपल यहाँ पे लिखेंगे जो दोनों में मतलब कट रहा हो। अब तीन का अगर हम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे तो ये एक ही संख्या होगी, इधर तो नहीं होगी ना, तो हमें एक ऐसा यहाँ पे ये कॉमन वाला मल्टीपल हम लिख रहे हैं। तो आपको यहाँ से गुणनखंड तुरंत आप जल्दी से निकाल सकते हैं। तो फिर हम 6 के और गुणनखंड देख लेंगे कि 6 के क्या होंगे फ्रेंड, 2 और 3 होंगे, क्योंकि 6 को हम 2 और 3 के रूप में 2 × 3 लिख सकते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो इस क्वेश्चन में हमेशा 1 तो इसमें लेना ही है गुणनखंड, क्योंकि एक ऐसा वेनिस्ट गुणनखंड होता है जो दोनों का होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, तो एक हम लिख देंगे और एक जो ये संख्या निकल के आती है वो लिख देंगे और फिर इसके फैक्टर कर देंगे जो भी होते हैं 2 और 3। तो ऐसे भी यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने तो ये तो अपना तरीका हमने सोचा है, मतलब ऐसे भी कर सकते, नहीं तो ये वाला तरीका है। तो 1, 2, 3 और 6 इसके 4 गुणनखंड ये होगा वैनिष्ट गुणन। तो इनमें गुणनखंडों की वैनिष्ट गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। आई होप कि आप लोगों को अब सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और अभी आगे की एक्सरसाइज भी करिएगा। थैंक यू। और आप लोगों को अगर ये हमारे नोट्स अच्छे लग रहे हों तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पे हमें अगला वीडियो बनाना है। थैंक यू।